हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुरुषोत्तम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर यूपीएससी एकेडमी। आज मैं आपको रेलवे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इस सीरीज में मैं आपको लगभग 8 से 9 पार्ट कराऊंगा, जिसे करने के बाद ना आपके डी ग्रुप के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से भी। मैं आपको बता दूं कि साइंस को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए ना जनरल साइंस की अलग से क्लास चलाऊंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको प्ले लिस्ट से इन्फॉर्मेशन अलग प्राप्त हो जाएगी। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को प्लीज एक बार देख लें, उससे आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक बस किसी उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक बस है, उसके कहीं फ्रंट में उत्तल दर्पण रखा है और अभी वो बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप अगर उस शीशे में देखते हैं, उस दर्पण में देखते हैं, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.5 मीटर की दूरी पर बनता है, तो आपको लगेगा कि बस 5 मीटर नहीं बल्कि सिर्फ 2.5 मीटर दूर है। तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दर्पण का क्या निकालना है? आवर्धन निकालना है। तो दोस्तों, दर्पण के आवर्धन का आप ये फॉर्मूला याद कर लो। जो हमारा दर्पण का आवर्धन होता है वो होता है v अपॉन में u। अब यहाँ पे v और u क्या है? तो दोस्तों, जो v है ना, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी? 2.5 मीटर थी। तो v की जगह हमने क्या रख दिया? यहाँ पे 2.5 रख दिया। और u का मतलब होता है दोस्तों क्या? वस्तु की दूरी। और रियलिटी में जो बस दूरी पे थी, कितनी दूरी पे थी वो? 5 मीटर की दूरी पे थी। तो नीचे हमने क्या रख दिया? 5। और जब आप 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.5 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष, आवर्त सारणी प्रायोगिक टेबल आपने पढ़ी होगी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर, यानी कि अगर आप उसे ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको दाईं ओर, यानी कि दायां मतलब होता है राइट, तो आपको राइट साइड में क्या पाया जाता है? तो राइट साइड में क्या पाई जाती है दोस्तों? अधातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आप इनको जरूर कर लें। मैं आपको मेन क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपके इस साल के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बहुत ही ज्यादा चांस बन जाएंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 गुलाम, एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 गुलाम का आवेश निकलता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो भी क्या होता है दोस्तों? गुलाम होता है। ये ध्यान रखना। एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 गुलाम का आवेश निकलता है। प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें धारा का मान। तो आप याद रखो कि आवेश बराबर होता है धारा गुणा में समय। तो आवेश को बोलते हैं Q, धारा को बोलते हैं I, और समय को क्या बोलते हैं दोस्तों? T बोलते हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो हमें आवेश दे रखा है वो है हमारा कितना? 25। क्योंकि आवेश का मतलब, आवेश जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो कह रहा है ना, एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 गुलाम का आवेश निकलता है। तो 25 गुलाम का आवेश है, तो आवेश की जगह क्या रख दिया हमने? क्यों रख दिया। धारा की जगह हमने यहाँ पे आई ले लिया। और जो समय था, समय हमारा कितना था? 10 सेकंड था। तो समय यानी कि टी, उसकी जगह हमने क्या रख दिया? 10 सेकंड रख दिया। और ये जो दोस्तों 10 है, और आइए मल्टीप्लाई में जब 10 को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा 25 के डिवाइड में। और जब आप क्या करोगे? 25 को डिवाइड करोगे किससे? 10 से। जब आप 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको 2.5 प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका जो है एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हम। एक युवा पुरुष, युवा का मतलब होता है कि मतलब कि जो बिल्कुल अडल्ट होगा, यानी कि स्वस्थ होगा, उसका रक्तचाप, रक्तचाप का मतलब होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो उसका ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों 120, और नीचे का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80, यानी कि ऊपर का 120 और नीचे का 80। ऊपर के ब्लड प्रेशर को 120 को बोलते हैं प्रकुंचन, और नीचे के ब्लड प्रेशर को बोलते हैं अनुशीतलन। आपको एक और बात बता दूं, रक्तचाप मापने का जो मीटर होता है, जिसे आपने देखा होगा हाथ पे एक टेप जैसी लपेट के, और फिर क्या करते हैं हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, तो उसे बोलते हैं सिर्फ गनो मैनोमीटर, सिर्फ गनो मैनोमीटर बोलते हैं उसको। तो आप ध्यान रखना, अगर 120 से ज्यादा है ब्लड प्रेशर तो वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा, और कम है तो लो माना जाएगा। और अगर 80 से कम है तो लो माना जाएगा, और ज्यादा है तो हाई माना जाएगा। ब्लड प्रेशर को दोस्तों ऐसे नापते हैं, अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ जाओगे तो ब्लड प्रेशर दो होते हैं, ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर। उन्हीं को हम प्रकुंचन और अनुशीतलन जो है दोस्तों बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक तत्व के, एक तत्व के समस्थानिकों, एक तत्व के समस्थानिकों के डैश होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के डैश होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक चीज आप नोटिस करो, कार्बन के दो समस्थानिक लेते हैं। एक कार्बन का समस्थानिक ले लिया यहाँ पे, और एक कार्बन का समस्थानिक ले लिया यहाँ पे।
यहाँ पे जो कार्बन का समस्थानिक है उसका परमाणु क्रमांक जो है, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6, और उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है हमारा, 8 है। ओके, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बीच में जो अंतर होता है, जो 12 और 6 के बीच में अंतर है वो कितना है, 6 है। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। आपको क्लियर हुआ न्यूट्रॉन? तो कार्बन का एक समस्थानिक हमने यहाँ लिया, अब कार्बन का एक समस्थानिक हम यहाँ ले लेते हैं, तो परमाणु क्रमांक तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है सेम रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं हमारे बदल जाते हैं दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक तो 6 ही रहा, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, 14 है। तो परमाणु द्रव्यमान 14 और परमाणु क्रमांक 6 के बीच में अंतर कितना, 8। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। तो आप ध्यान रखो, यदि आपको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक कभी दिया हो, न्यूट्रॉन पूछे, तो उन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो हमारा क्वेश्चन था, एक तत्व के समस्थानिकों के डैश होते हैं। तो डैश क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या होती है। वहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कैसी हो सकती है दोस्तों, अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वहां पे हो सकती है। यह बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो परंतु द्रव्यमान संख्या सेम ना हो। तो परमाणु क्रमांक जो होता है यहाँ पे कैसा होता है, सेम होता है, 6 था, और परमाणु द्रव्यमान दोनों का जो था कैसा था, अलग अलग था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मीथेन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है। मीथेन निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है। तो वो किसका मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का, यानी कि CH4 का। आपको एक और बात बता देता हूँ, मीथेन जो होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास गैस भी बोलते हैं। और ये एक दलदलीय गैस होती है, यानी कि ये ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहां थोड़ा दलदल टाइप का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये पाई जाती है धान के खेत में। आपको पता है धान के खेत में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी डालना पड़ता है, वहां दलदल सा हो जाता है, और वहां से मास गैस या जो मीथेन गैस है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है दोस्तों। एक और बात आपको बताता हूँ मेन, आप इसको याद रखना, सीएनजी जब हम भरवाते हैं, सीएनजी गैस जो जिसे हम गाड़ियां चलाते हैं, जब हम ये गैस भरवाते हैं तो वहां पर मीथेन गैस ही जो है हमारी भरी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि मान लो आप क्या, कि कांच से हवा में, यानी कि जो सघन माध्यम हो गया वो कांच हो गया, और जो विरल माध्यम हो गया वो क्या हो गया, हवा में। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण क्या होती है, कांच से हवा में जाती है, यानी सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण किसकी ओर झुकती है। तो प्रकाश किरण जो होती है वो किसकी ओर झुकती है, यहाँ पे याद रखना है आपको ये, तो वो किसकी ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। मैं आपको यहाँ पे ना एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जब किरण विरल माध्यम से किस में जाएगी, सघन में जाएगी, तो वो किसकी ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और आप दूसरी एक और बात यहाँ पे याद रखो कि अगर कोई किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। आप इन दोनों ही बातों को अच्छे से याद रखना। कांच एक सघन माध्यम है और हवा एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम मेनली बोला जाता है किसको, गैसों को। तो हवा जो है वो क्या है, एक आपके लिए गैस है। यहाँ पे आपको बता दूं, देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मतलब कि हमारा सघन माध्यम है वो क्या है, कांच, और जो विरल माध्यम है वो क्या है, हवा। तो अगर कोई भी किरण क्या होता है, विरल से सघन में जाती है, तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। और अगर सघन से विरल में जाती है, तो यहाँ से कांच से हवा में जा रही है, यानी सघन से विरल में जा रही है, तो किसकी ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर की तरफ वो जाने लगेगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये दो चीजें मिलकर बना है, एक तो Na और दूसरा क्या बना है यहाँ पे मिला के Cl। NaCl में यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में मौजूद धनायन, धनायन का मतलब होता है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। यहाँ ऋणायन भी हो सकता था, ऋणायन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl में मौजूद धनायन कौन सा है, तो एक Na है और एक Cl है। तो यहाँ पे जो हमारा धनायन है वो क्या है, Na है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, NaCl में जो Na है वो तो पॉजिटिव होता है, और जो Cl है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि वो ऋणायन होता है। तो आपसे धनायन पूछा जाए तो Na प्लस, और ऋणायन पूछा जाए तो Ca माइनस। यदि ऋणायन पूछा होता तो Cl माइनस का यहाँ पे आंसर हम दे देते। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 9। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को का जो रासायनिक नाम है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इस, ठीक है, या MgOH2, ये इसका रासायनिक नाम है। आप एक बात और याद रखना कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, ये एक वीक बेस है। वीक बेस मतलब है कमजोर बेस है। अब बेस कौन सा वाला, आपको मैंने बताया था दो, जो हमारे पीएच वैल्यू को हम याद करते हैं तो उसे, एक तो हमारा क्या होता है, बेस होता है यानी कि क्षार होता है, दूसरा हमारा एसिडिक होता है यानी कि अम्ल होता है, और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो एसिडिक होता है वो खट्टा होता है, जो बेस होता है वो साबुन जैसे स्वाद वाला होता है, और जो न्यूट्रल होता है उसका कोई भी स्वाद नहीं होता या फिर वो नमक जैसा होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वीक बेस है जो इनो आप गैस वगैरह के लिए पीते हैं, एक इनो जैसे उत्पाद में प्रयोग किया जाता है। देखो जब हम क्या करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा बाहर का खाना खा लेते हैं और हमारे क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, तो कहते हैं तेजाब बन गया यानी कि एसिड बन गया। और जब एसिड बन जाएगा और आप इनो पियोगे तो इनो में क्या होगा, वीक बेस होगा, और जब वो आपके पेट में जो ऑलरेडी मौजूद है एसिड, और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि वीक बेस, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों एक साथ मिलके क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो आप अपनी गैस की समस्या से मुक्ति पा जाओगे और आपकी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त है, सबसे कम विषाक्त मतलब जिसमें सबसे कम विषैले पदार्थ हो, तो क्रिएटिनिन, यूरिया, क्रिएटिन और यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो है वो सबसे कम यहाँ पे विषाक्त है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखना। विषाक्त तो देखो ये सारे हैं, लेकिन यूरिक अम्ल सबसे कम विषाक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा, इन चारों में नाइट्रोजन होता है, आप ये अच्छे से ध्यान रखना। एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जो मनुष्य का शरीर होता है ना, वो अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है, और फिर मूत्र द्वारा वो यूरिया हमारे शरीर से जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा मनुष्य का शरीर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षी, उनका शरीर जो है ना अमोनिया को किस में चेंज करता है, यूरिक अम्ल में चेंज करता है। ठीक है, जो सबसे कम नाइट्रोजन युक्त कचरा होता है, आप इसे अच्छे से याद रख सकते हो। और अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में कई बार ये रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र धारा कौन सा सूत्र धारा, विभांतर और प्रतिरोध के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो मैं पार्ट 1 में भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आप थोड़ा आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पार्ट 1 को एक बार देख लें। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो आपसे उसने पूछा क्या है, कि संबंध को दिखाता है, यानी कि धारा, विभांतर और प्रतिरोध के संबंध को दिखाता है। अगर आप यहाँ पे आई को उधर भेज दो तो आई कहाँ चला जाएगा, वी के बट्टे में चला जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे फर्स्ट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्काइन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, त्रिबंध होते हैं। दोस्तों द्विबंध, त्रिबंध एल्केन में कितने होते हैं, एल्काइन में कितने होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में अपने बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में आप उस फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखो कि जो एल्काइन हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा त्रिबंध होता है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है, जो ध्वनि तरंग है उसकी आवृत्ति कितनी है, 2000 हर्ट्ज है, और उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, और जो उसकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, 0.2 मीटर है। ध्वनि की चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पे मेनली हमें दोस्तों ध्यान करना है कि हमें क्या निकालना है, ध्वनि तरंग की चाल निकालनी है। तो जो चाल होती है ना, ध्वनि की चाल, उसका फॉर्मूला होता है आवर्ती गुना में तरंग दैर्ध्य। तो चाल मतलब वी, आवर्ती को एन से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वी को सेम रखेंगे, एन की जगह हम उसकी चाल रखेंगे, और जो उसकी दोस्तों चाल थी वो कितनी थी, आवर्ती 2000 हर्ट्ज, सॉरी आवर्ती की जगह क्या रखेंगे, 2000 हर्ट्ज रखेंगे। और जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, उसकी जगह क्या रखेंगे, हम 0.2 रखेंगे, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य 0.2 है। और इस तरीके से जो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारा जो है सही आंसर है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली को सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं। देखो मछली को या किसी भी जीव को सांस लेने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और उन पौधों से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है। देखो जब कोई भी ध्वनि ठोस सतह से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी और परावर्तित हो जाएगी। अब परावर्तित का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको परावर्तित का एक छोटा सा मतलब बताता हूँ। मान लो सपोज करो ये शीशा है, और यहाँ पे जो थोड़ी सी दूरी पे आपका है, यहाँ पे क्या है आपका, ये सूर्य है,
और इस सूर्य से किरण आती है, शीशे पे पड़ती है, और इस शीशे पे पड़ के वो किरण जो है इधर की तरफ जो है क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जब इस तरीके से टकरा के किधर दूसरी दिशा में वो मुड़ जाती है, उसी को बोलते हैं परावर्तित होना। तो जिस तरीके से प्रकाश परावर्तित होता है उस तरीके से ध्वनि भी ठोस सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय अम्ल है। क्षारीय का मतलब होता है दोस्तों बेसिक। क्षारीय का मतलब क्या होता है, बेसिक। एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। एसिडिक खट्टा होता है, बेसिक थोड़ा साबुन जैसा स्वाद वाला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय लवण है। लवण मतलब एक नमक टाइप का है, ठीक है। क्योंकि यह क्योंकि यह एक डैश लवण है, क्योंकि यह कैसा लवण है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल माने कमजोर अम्ल, यहाँ पे एसिड जो होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है, यानी एसिड वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, हमारा छोटा होता है दोस्तों। और प्रबल क्षार, क्योंकि यहाँ पे जो बेस वाला एरिया होता है वो हमारा कैसा होता है दोस्तों, बड़ा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बोलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए तापमान पर, यानी कि कोई तापमान आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस कुछ भी, तो उस पर जो गैस है और जो द्रव है और जो ठोस है उसके कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि अगर तापमान दे दिया आपको 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे गैस की जो गतिज ऊर्जा होगी वो अलग होगी, जो द्रव है उसकी गतिज ऊर्जा अलग होगी, और ठोस की जो है गतिज ऊर्जा अलग होगी। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो देखो नींबू से मिलने वाला विटामिन सी इसका मेनली आंसर है। कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी और बी1 भी नष्ट हो जाते हैं, आप इसको याद रखना। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, थाइमिन है, इसलिए विटामिन बी1 को, सॉरी बी का नहीं, बी1 को, विटामिन बी1 को थाइमिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफई प्लस CuSO4 जो है, अगर इनको एक साथ अभिक्रिया कराई जाए तो FeSO4 प्लस Cu बनता है, ठीक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखो अभिक्रिया जो है चार टाइप की होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है, दूसरा संयोजन होती है, तीसरा विस्थापन होती है, और चौथा क्या होती है, अपघटन होती है। ऊष्माक्षेपी का मीन्स क्या है, ऊष्माक्षेपी का मीन्स है इसमें से ऊर्जा निकलती है। संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ती है, और विस्थापन का मतलब होता है कि स्थान चेंज होता है, और अपघटन का मतलब होता है उसका टूटना। तो देखो यहाँ पे Fe है, हाँ, तो यहाँ पे भी Fe है। यहाँ पे Cu है, हाँ, यहाँ पे भी Cu है। यहाँ पे SO4 था, यहाँ पे भी SO4 था, यानी जो इधर है वही सेम इधर है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह चेंज हुई है, स्थान चेंज हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा विस्थापन। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है। तो ध्वनि तरंग का आयाम जो है वो क्या निर्धारित करता है, प्रबलता। देखो दोस्तों जो ध्वनि तरंग होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, जो ध्वनि तरंग होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, और ये जो इसकी ऊंचाई आप देख रहे हो ना तरंग की, इसी तरंग को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो आयाम, ध्वनि जितनी प्रबल होगी ना, ध्वनि जितनी प्रबल होगी आयाम उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये ध्वनि और प्रबल होती तो इसका आयाम शायद इस तरीके से यूं करके रहा होता और ऊपर जाता ही। तो ध्वनि जितनी दोस्तों क्या होती है, प्रबल होती है, जितनी उसमें प्रबलता होगी उतना ही उसका आयाम कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो तरंग की ऊंचाई को आयाम कहते हैं, जो प्रबलता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डैश को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, रक्त शर्करा के रूप में किसको जाना जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज को जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। डैश ने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, ना कि पृथ्वी के, और उस समय के हिसाब से ये मान्यता जो थी कैसी थी, विपरीत थी। यानी उस समय जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसी मान्यता नहीं दी थी। मैं बताता हूं आपको, जो गैलीलियो थे, गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। इन्होंने अपने समय पर यह कहा था कि सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर नहीं काटते हैं, बल्कि सभी ग्रह किसके चक्कर काटते हैं, सूर्य के चक्कर काटते हैं। और उस समय लोग ऐसा नहीं मानते थे, उस समय के ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा कहा था। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों यही कहा गया है आपसे, तो इसके बारे में आप पढ़ लो थोड़ा सा। और गैलीलियो ने ही यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो क्या है, चंद्रमा। अब उपग्रह क्या होता है, जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो सिर्फ चंद्रमा ही है जो पृथ्वी के जो है चक्कर काटता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक
प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक कारक है। तो प्रकाश रासायनिक स्मोक, स्मोक क्या होता है दोस्तों? स्मोक का मतलब होता है कोहरा या धुंध। तो जो ओजोन है ना, ओजोन, ये हमारा प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक प्रमुख कारक है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। प्रकाश रासायनिक स्मोक, कोहरा जो होता है, कोहरा, ये हमारा द्वितीयक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो फिर प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? देखो दोस्तों, गाड़ियों, जो गाड़ियां चलती हैं, जो कारखाने चलते हैं, उनसे भी विषैली कुछ गैसें निकलती हैं। उनसे जो गैस निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, ये सभी हमारे प्राथमिक प्रदूषक में जो है वो आते हैं। जब NO2, जब NO2 और NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और किसके साथ मिलते हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ मिलते हैं, तो फिर क्या बनता है दोस्तों? कोहरा, या फिर क्या बनता है दोस्तों? यहाँ पे स्मोक बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? प्रकृति में मतलब नेचुरली अगर वो उसे देखेंगे तो अम्लीय है, यानी कि वो एसिडिक है, यानी कि वो खट्टा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि वो एसिडिक है। और एसिडिक जो होता है, खट्टा क्या होता है? देखो, संतरा खट्टा है, टमाटर खट्टा है, नींबू खट्टा है, यानी कि इसका आंसर है सभी। ये सभी प्राकृतिक रूप से कैसे हैं? अम्लीय हैं, यानी कि सभी के सभी क्या हैं? ये खट्टे हैं। तीन तत्व ए बी सी, तीन तत्व ए बी सी तीन है। डोबेराइनर, डोबेराइनर वही हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना त्रिक सिद्धांत दिया था, जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने की कोशिश करी थी। तीन तत्व ए बी सी डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं, डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं। यदि तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान कितना हो? 7 हो, और तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान कितना हो? 39 हो, तो बी का परमाणु द्रव्यमान बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो डोबेराइनर थे, इस तरीके से उन्होंने अपना त्रिक बनाया था। और इस त्रिक में वो क्या करते थे? उन्होंने ऐसे 3 डब्बे बना लिए थे, और जो उनका सबसे पहला तत्व है, ए बी और सी, तीन है यहाँ पे। और ए का जो परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पे दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको? ए का परमाणु क्रमांक दोस्तों 7 दे रखा है। और जो आपको सी का दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको दोस्तों? 39 दे रखा है। तो अगर आपको बी का ऐसे में निकालना होता है ना, आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। यानी उन्होंने इस तरीके से तत्वों को लगाया था, ताकि शुरू के जो जो शुरू का और एंड का तत्व होगा, उनको अगर जोड़ के 2 से भाग करा जाए, यानी उनका एवरेज निकाला जाए, तो खुद पे खुद ही बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि बी, यानी कि इसका आंसर क्या है? 23। और मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक चीज बताता हूँ। डोबेराइनर ने 3 त्रिक बनाए थे, जब, क्योंकि उनके समय पे बहुत सारे जो है तत्व ऐसे थे जो अज्ञात थे, उस समय तक वो ज्ञात नहीं हुए थे। उनका जो, ये मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से आप समझो, इसमें से आपका 100% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और मैंने पूरी डिटेल में से समझाने की कोशिश करी है। डोबेराइनर ने 3 ट्रिक दिए थे। पहला था कैल्शियम यानी Ca, स्ट्रोंडियम यानी कि Sr, और बोरियम यानी कि Ba। दूसरा था उनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यानी Li, Na और K। तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी Cl, Br और I। तो इसे याद कैसे रखोगे दोस्तों? तो इसकी ना ट्रिक मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप एक वर्ड याद रखो, कालिक। कालिक मतलब पहले वर्ड क्या है इसमें? का। तो का से क्या बना हमारा? कैल्शियम। दूसरा वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? ली से बना हमारा लिथियम। और तीसरा वर्ड क्या है? कैसे क्या बना हमारा? क्लोरीन। तो ध्यान रखो, 3 त्रिक थे। पहला त्रिक का, ली के, पहला त्रिक हो गया का से Ca, कैल्शियम। दूसरा त्रिक हो गया ली से लिथियम, और तीसरा त्रिक हो गया कैसे? क्या? क्लोरीन। और अब मैं आपको एक और चीज याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा है ना, कि पहले त्रिक में 3 चीज थी, कैल्शियम था, स्ट्रोंडियम था और बोरियम था। तो इनको कैसे याद रखेंगे? तो इनको याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। एक कैल्शियम, एक लिथियम, एक क्लोरीन। एक कैल्शियम से शुरू होता है, एक लिथियम से और एक क्लोरीन से। कैल्शियम को याद रखने के लिए ना आप एक ट्रिक याद रखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कार से बना Ca, स्कूटर से Sr और Ba, बाप से क्या बना? Ba। तो Ca, Sr और Ba। तो Ca, Sr और आपका यहाँ पे क्या आ गया? ये Ba। आप दूसरी ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, लिथियम वाली। अली ना करे रब से फरियाद, ली ना करे, तो Li, Na और K। तो Li, Na और K यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और दूसरों जो आपकी लास्ट ट्रिक है, क्लोरीन वाली। ऐसा कह सकते हो आप, कल बाहर आई आंटी। कल आंटी बाहर आई नहीं, कल बाहर आई आंटी। तो कल से बना Cl, बाहर से बना Br, ब्रोमीन, और आई से बना I यानी कि आयोडीन बना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारे।
तो भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? परमाणु विस्फोटक उपकरणों का पहला परीक्षण और दूसरा परीक्षण दोनों ही कहाँ पे करे गए थे? राजस्थान के पोखरण में करे गए थे। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखना। पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। उस समय जो तत्काल प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। दूसरा 1998 में हुआ था। उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत मतलब जिसको नॉर्मली लोग यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या था? उसका दूसरा नाम है गैर नवीकरणीय स्रोत। आप इसे अच्छे से याद रखना। तो मैं आपको गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों के कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं, इससे आप और क्वेश्चन करने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो जो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं जिनको दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता, वो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगर ये एक बार दुनिया से खत्म हो जाते हैं तो मनुष्य इनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकता। और नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिनको बार बार बनाया जा सकता है, जैसे कि बायोगैस, जैसे कि पवन ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा। आप सूर्य से कितनी भी ऊर्जा यूज कर लो, लेके सूर्य की ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। डैश द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। तो देखो, प्रजनन दो तरीके का होता है दोस्तों। एक लैंगिक प्रजनन होता है और एक अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन को यौन प्रजनन भी बोलते हैं, जो मनुष्य करता है। लैंगिक प्रजनन में विविधता बहुत ज्यादा आती है। यानी कि देखो, विविधता किस टाइप की आती है? विविधता इस टाइप की आती है कि एक कोई मनुष्य है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर कम गुण है, लेकिन हो सकता है उसकी संतान जो है थोड़ी मेहनत कर ले और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नए नए गुण विकसित हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार यानी कि उसका वेट 98 न्यूटन है। एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं दोस्तों, इसको याद रखना। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आपका वेट कितना है, तो आप पता है क्या बोलते हो? 60 kg, 90 kg, 70 kg, 45 kg। मगर ये बिल्कुल गलत है। कभी भी भार जो है केजी में नहीं बताया जाता, बल्कि भार किस में बताया जाता है? हमेशा न्यूटन में बताया जाता है। एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है। पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो जब भार दिया हो आपको न्यूटन में और आपका द्रव्यमान पूछा हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज और दी हुई है कि जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है, जो ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका ना एक दोस्तों फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर होता है भार न्यूटन में बटे में गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमें क्या निकालना था? यहाँ पे द्रव्यमान निकालना था। उसने यही पूछा है हमसे, वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ऊपर क्या रखना है? हमें भार रखना है, जो कितना है 98 न्यूटन है। और जो नीचे रखना है हमें कितना क्या रखना है? गुरुत्वाकर्षण बल रखना है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। और ना अगर ये वैल्यू ग्रेविटी की ना भी दी हो तो आप इसे याद कर लो अच्छे से। तो m इक्वल टू होता है W अपॉन में G, यानी कि भार बटे में गुरुत्वाकर्षण बल। आप एक और फॉर्मूला याद कर लेना, F इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे जो F है ना, F का मतलब आप फोर्स या भार, आप F की जगह W भी यहाँ पे कर सकते हो। W इक्वल टू एम जी या F इक्वल टू एम जी, दोनों एक जैसा ही काम यहाँ पे करेंगे ये हमेशा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा त्वरण। त्वरण को किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? अगर आप 10th की बुक पढ़ोगे या 9th की बुक पढ़ोगे तो त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? देखो, आप किसी भी चीज को, अगर मान लो एक बक्सा रखा है जमीन पे, आप उसको आगे की तरफ धकेलते हो, तो वो क्या करता है? वैसे तो उसकी पेड़ की तरह कोई जड़ नहीं होती कि वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें बना लेगा, लेकिन फिर भी वो वहां से हिलने की कोशिश नहीं करता। उसे हिलाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। यानी कि वो हमारा क्या कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है। तो त्वरण का प्रतिरोध, त्वरण मतलब होता है किसी चीज की स्पीड में चेंज लाना। तो त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की जो जो पिंड की क्या होती है, क्षमता मतलब प्रवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं दोस्तों। इसका नाम अच्छे से आप याद रखना, जड़त्व। एक और बात बता दूं, आपने न्यूटन ने अपने प्रथम जड़त्व के नियम में यह बताया था। कौन से नियम में दोस्तों? प्रथम पहले जड़त्व के नियम में बताया था कि कोई पिंड अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर आपने एक बॉल को लुढ़का दिया है ना, तो ये बॉल लुढ़कती ही जाएगी अगर पृथ्वी इसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर ना खींचे। पृथ्वी इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इसलिए वो बॉल शुरू में जब आप फेंकोगे तो तेजी स्पीड से आगे लुढ़कती हुई जाएगी अगर आप इधर को फेंक रहे हो तो, लेकिन एक जगह पे जाके वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी।
इसी तरीके से न्यूटन ने बोला था कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी, यानी कि अगर वो दौड़ रही है तो वो दौड़ती रहेगी, अगर वो घूम रही है तो वो घूमती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव एक डैश एक वातावरण है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव डैश वातावरण है, तो क्या होता है? आप सबसे पहले इसका ऑप्शन तो आप देख ही सकते हो, इसका आंसर जो है वन है, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो 1 atm होता है। अब 1 atm, एटीएम का मतलब क्या है? एटीएम मीन्स होता है एटमोस्फिक। तो इसे आप अच्छे से याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया रेलवे के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। CO2 को CO2 के 20 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे? यानी अगर CO2 के 20 ग्राम है तो आप उसको मोल में कैसे व्यक्त करोगे? यदि परमाणु द्रव्यमान जो है C का कितना है? 12 है, और O का कितना है दोस्तों? यहाँ पे 16 है। तो इसको पहले आप यहां से समझो। देखो, मोल मीन्स होता है परमाणु द्रव्यमान का जोड़। तो उसने हमें यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जो सी का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 12। तो सी की जगह रख दिया हमने 12। और O2, ओ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 16 है, तो ओ की जगह क्या रख दिया हमने? 16, और 2 यहाँ पे लगा लिया, और 16 दूनी 32, और 12 कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे 44 हो गए। CO2 का 1 मोल हुआ 44 के बराबर। तो CO2 का आधा मोल, यानी अगर इसका आधा कर दो तो मोल जो ग्राम होगा वही तो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22 ग्राम हो जाएगा। अब देखते हैं क्या इसमें 22 ग्राम ऑप्शन है कहीं पे? तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी 22 ग्राम तो ऑप्शन, मतलब उसने पूछा था 20 ग्राम का आंसर क्या होगा, तो 20 ग्राम का तो हम निकाल नहीं सकते, 22 ग्राम का निकाल सकते हैं। तो 22 ग्राम जो है वो किसके बराबर होता है? 22 ग्राम होता है आधे मोल के बराबर। तो इसलिए हम इसका आंसर जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों? डी लगाएंगे, क्योंकि वो ही इसके सबसे ज्यादा जो है क्या है? नजदीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संवहनी पादप है? संवहनी वो होता है, आप संवहनी का सबसे पहले मीनिंग समझ लो। संवहनी पादप वो पादप होते हैं जो जल को और अन्य खनिज पदार्थों को भूमि से पादप के विभिन्न भागों तक लेकर जाते हैं। और जो हमारा मर्सीलिया है, ये हमारा एक संवहनी ऊतक है। ये भूमि से ये भूमि से जल को और अन्य खनिज पदार्थों को क्या करता है? पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। पादप जगत वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। और न्यूटन के ऊपर भी बात करी थी हम, न्यूटन की दोबारा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या था? तो दूसरा था संवेग का नियम। अब अगर पहला पूछा तो क्या होगा, तीसरा पूछा तो क्या होगा? तो आप तीनों को याद रख लो। पहला नियम, ये दूसरा नियम, और ये तीसरा नियम। न्यूटन का जो पहला नियम था गति का, उसे कहते थे दोस्तों जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम था उसे बोलते थे संवेग का नियम। और जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम था उसे बोलते थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आप तीनों को याद रखो, उसने एक पूछा था, अगर आप तीनों याद रखोगे तो आपको किसी अदर क्वेश्चन में भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन 35 की। एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? जमीन की तरफ होता है। और उसने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है? उसके कार्य की मात्रा कितनी है? वर्क की मात्रा कितनी है पूछा है, जिसमें वह 3 किलोग्राम वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर, एक साइकिल है उसका वजन 3 किलोग्राम है, और वो उसको एक समतल सड़क पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, मतलब कि वो खड़ा है यहाँ पे बंदा, और उसने साइकिल को उठा रखा हाथों से ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठा रखा है, और 100 मीटर की दूरी तक वो जाता है। तो यहाँ पे उसके कार्य की मात्रा बतानी है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में कोस थीटा, यानी कि W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा का मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखो, वो बंदा ऐसे खड़ा है सीधा, और अगर वो ऐसे खड़ा है तो यहाँ पे इस जगह उसके पैरों से और जमीन से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो कोस थीटा की जगह आ जाएगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, वो कितनी होती है? 0 होती है। तो एफ और एस कितने भी रहे हो, जब इस एफ और एस की गुणा किससे हो जाएगी? 0 से हो जाएगी। तो ये आंसर पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वर्क है वो कितना है? 0 जूल के बराबर है। तो इसलिए जो इसका आंसर है दोस्तों वो कितना है हमारा? यहाँ पे 0 जूल है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीवों में भिन्नता, जीवों में भिन्नता से डैश होता है। अब जीवों में भिन्नता से क्या होता है? जीवों में भिन्नता से होता है विविधता की उत्पत्ति और विकास। विविधता की उत्पत्ति होती है और विकास होता है। आपने देखा होगा कि मनुष्य जो था, कभी किसी समय पर वो आदि मानव था, कभी किसी समय पर वो मतलब बंदरों जैसी हरकत करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जीवों की भिन्नता होती गई और उसकी विविधता की उत्पत्ति और विकास होता चला गया दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा सबसे कम सक्रिय है? सबसे कम सक्रिय जो दोस्तों क्या है यहाँ पे, इन चारों में से क्या है सबसे कम सक्रिय? चांदी है। अगर कुछ और ऑप्शन रहा होता तो क्या हम उसे पहचान सकते थे या नहीं पहचान सकते थे, वो मैं बताता हूँ। सक्रिय वो होता है जो किसी दूसरे के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है हमारा लिथियम। अगर आपसे पूछे ना सबसे ज्यादा सक्रिय क्या है, तो लिथियम होता है। और सबसे कम सक्रिय होता है सोना, प्लेटिनम और चांदी। ये सबसे कम सक्रिय होते हैं। तो अब यहाँ पे प्लेटिनम या सोना तो ऑप्शन था नहीं, चांदी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे चांदी को ही टिक किया। अगर ये तीनों होते तो हम कह सकते थे कि ये सभी। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो लाउडनेस या सॉफ्टनेस को कौन निर्धारित करता है? आयाम। आयाम मैंने आपको बताया था, ध्वनि जितनी प्रबल होगी आयाम उतना ही ज्यादा होगा। आयाम क्या होता है? इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ध्वनि जब ऊपर नीचे ऐसे उठती है तो कितनी ऊंची उठ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। अगर आपको याद आया हो तो अभी ऊपर ही आपने कुछ क्वेश्चन में पढ़ा है ये। अगला क्वेश्चन है, चांदी पर डैश कोटिंग यानी कि परत संक्षारण का उदाहरण है, यानी कि एक तरीके से जंग लगने का उदाहरण है। तो चांदी पर काले रंग की परत जमती है दोस्तों, हमेशा आप इसको याद रखना। एजी मतलब चांदी जब क्या करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है तो Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई अम्ल किसी धातु जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, देखो अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार क्या क्या बनता है? लवण यानी कि नंबर 1, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि नंबर 2, और तीसरा क्या बनता है यहाँ पे? पानी बनता है। तो ये कह रहा है जब कोई अम्ल यानी कि जो एसिड होता है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। 3 चीज बनती है दोस्तों। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे उस समय पे जब ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत आसान मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसने कहा है क्या कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है, 3 चीज बनती है। तो यहाँ तो दोस्तों 2 बन रही है, एक ये रही और दूसरी आपकी ये रही। यहाँ पे कितनी बन रही है? 1 2 3 4 बन रही है। उसने कहा था क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, 3 चीज बननी चाहिए। तो यहाँ 2 बन रही है, यहाँ पे 4 बन रही है, तो आंसर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो उसने कहा था लवण बनेगा, तो लवण तो यहाँ पे बन रहा है NaCl और यहाँ पे ही बन रहा है NaCl। दूसरा उसने कहा था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो CO2 यहाँ पे भी है और CO2 यहाँ पे भी है। उसने कहा था पानी बनेगा, तो H2O यहाँ पे भी है और H2O यहाँ पे भी है। लेकिन हम आंसर कौन सा लगाएंगे दोस्तों? इसका बी। क्यों? वैसे तो दोनों सही है, पहला और दूसरा, लेकिन जो दूसरा है ना, यहाँ पे समीकरण को क्या करा गया है दोस्तों? बैलेंस किया गया है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी है ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन जो बी है दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन बी को बैलेंस किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयनीकरण ऊर्जा के आवृत्ति रुझानों के आधार पर किसी तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो किस में होती है दोस्तों? हीलियम में होती है। अब यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा क्या है? आप यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है आपके लिए। देखो पेपर में तो इतना ही आता है। अगर मैं इसी को 1 लाइनर में आपको बता दूं और सीधा मैं आपको बता दूं कि भाई इसका आंसर है हीलियम, तो आप इसे याद करने की कोशिश तो करोगे, बट आपको ये जल्दी से याद होगा नहीं। इसलिए आप ये याद रखो, किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हो तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, यानी कि अगर उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी, उसी को क्या बोलते हैं? हम आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। तो आपको ये वाला सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप दोस्तों चाहते हो कि मैं अगला पार्ट जल्दी से बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करो। मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में आपके लिए, मैंने बहुत अच्छे से छांट के ये क्वेश्चन बनाए हैं और सिर्फ 1 लाइनर नहीं पढ़ाया है। आपको लग रहा होगा मैंने 40 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने दोस्तों कम से कम आपको 80 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे इस सेशन में कवर कराए हैं। मैंने जो पूछा है ना उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है पेपर में वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।